जंग शुरू हुई है जिसको करीब 12 हफ्ते के आसपास का समय हो चुका है। उस बीच में आप देखेंगे इस पूरे दौर में भारतीय शेयर बाजार 22,200 से 24,600 इस रेंज में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मार्च में बाजार में एक बड़ी गिरावट दिखी, फिर अप्रैल में रिकवरी भी हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा एक रेंज में ही बाजार आपको अटका हुआ नजर आएगा। तिमाही नतीजे, कच्चा तेल, रुपए की कमजोरी, रिकॉर्ड कमजोरी इनफैक्ट, विदेशी संकेत और एफआईएस की बिकवाली, ये सारे फैक्टर्स बाजार पर अपना अपना असर डाल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल हर किसी के मन में यही है कि इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए। अगला एक हफ्ता, एक महीना और एक साल बाजार के लिए कैसा रहेगा, कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए, इस पर खासतौर पर हर किसी के मन में कोई ना कोई सवाल तो है। और क्या दिग्गजों के मुकाबले फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा पैसा बनेगा, वहां पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। बाजार के वैल्यूएशन किस तरह के लग रहे हैं और नतीजों के बाद अब किन सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए, कहां खरीदारी करें और किनको पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मार्केट वेटरन सुनील सुब्रमण्यम जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सुनील सर के बारे में मैं कुछ बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं जितने शब्द बोलूंगा ना उतना कम पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सर, जितना आपका तजर्बा है ना, जितना एक्सपीरियंस है आपका 4 दशक से ज़्यादा का शेयर बाजार में, मेरी तो उतनी उम्र भी नहीं है सर। तो मैं अगर आपसे कुछ आज सीख पाऊंगा ना तो मेरे लिए तो सर बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे इस समंदर रूपी जो सागर है सर, बाजार जिसे हम कहते हैं, उसमें से थोड़ा सा अगर मैं सीख पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि आप जैसी हस्तियों से सीखना सर, आपके एक्सपीरियंस को अटेन करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपका जो एक्सपीरियंस है पिछले 4 दशक का शेयर बाजार में, उससे कुछ सीखें। सर, एक जो बड़ा पेन पॉइंट अभी बाजार के लिए है ना, वो है यूएस ईरान की जंग। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं सर जिसके इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि ये जंग बाजार के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। आपका असेसमेंट क्या है सर इस जंग को लेकर? इस वॉर के पीरियड में हमने सर बहुत कुछ देखा। ट्रंप साहब चीन गए, उसके बाद पुतिन साहब भी चीन चले गए, मोदी जी हाल ही में 5 देशों का दौरा करके आए हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है सर कि ये जो दुनिया है इस जंग के बीच में कहीं ना कहीं पोलराइज होती हुई दिख रही है? ये जो जंग है सर, ये किस तरफ जाती हुई दिख रही है? क्या इस जंग से हम ऐसा अंदाजा लगाएं कि अब $100 के ऊपर का जो क्रूड है उसके साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आपके बहुत से सवाल आपने पूछे। तो देखिए, मैं लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ कि $100 का क्रूड क्या हमें कुछ दिन तक इसका क्या कहते हैं प्रिपेयर्ड रहना है कि ऐसे ही रहेगी? बिल्कुल। क्योंकि वॉर एक तो चीज़ है कि ब्रेंट क्रूड की जाम तो दिखती है आपको, $100 की बात है, वो फ्यूचर का जाम है, जुलाई की डिलीवरी का जाम है। और शॉर्ट टर्म में तो उससे भी ज़्यादा है, बिकॉज इंश्योरेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब स्पॉट के लिए और भी ज़्यादा है। तो इस तब से अगर देखें तो एक्चुअली आप फ्यूचर में ये $100 कह रहा है। और खबर जो आ रही है कि वॉर का रियल असर पड़ा है बहुत से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे। तेल के बारे में एक और चीज़ होती है कि जब ज़मीन के नीचे उसको रेगुलरली निकाल नहीं करते ना, जैसे बंद कर देते हैं, तो रीस्टार्ट करने में बहुत कॉस्ट लगता है और वक्त भी लगता है। एग्जैक्टली। डैमेज भी हुआ है। तो मानना है कि कुछ दिन के लिए आपको साल 1.5 साल तक आपको सप्लाई वापस, वॉर के एंड के बाद पूरा सप्लाई वापस आने में आपको वक्त लगेगा। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि $100 ही रहेगा, मगर जरूर 85 के नीचे आना मुश्किल है, राइट? तो मैं समझूंगा एक रेंज आप रख लीजिए 85 से 100, ये करीबन साल 1.5 साल तक ऐसे ही चल सकता है, वो मान के चलना पड़ेगा। वो बात मैं कहूँगा कि बिकॉज स्थिति में इसका काउंटर नहीं तो 100 पे क्यों नहीं रहता है, क्यों 85 तक क्यों आएगी? बिकॉज इस जंग के कारण एक स्लोडाउन भी आने की संभावना है। अगर स्लोडाउन आती है तो नेचुरली डिमांड फॉर ऑयल भी घटेगा। तो एक बैलेंस की ओर मैं देख रहा हूँ कि $85 मुझे लग रहा है, जो मार्केट की मैंने एनर्जी की एजेंसी की आउटलुक देखी, ये देखी, तो $85 एक लेवल लग रहा है जहां पर हमें प्लान करना होगा कि हमारी इकोनॉमी को इसको कैसे झेल ले, राइट? तो वही एक कारण है जो कि एफआईएस जितना भी खबर आए इंडिया के बारे में उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पूरा इम्पैक्ट इसका, राइट? और साल 1.5 साल होने वाला है, तो बहुत से सेक्टर्स, इन्फ्लेशन, आरबीआई पॉलिसी, ये सब उसके साथ जुड़े हुए होंगी। और टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस इज करेंसी, राइट? तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं कि वॉर खत्म हुआ
तो वापस हम पुरानी जिंदगी जी सकेंगे। तो ये एक मुश्किल चीज है जो एफआईएस की आंखों में इंपॉर्टेंट है। डीआईएस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली उनको इंडिया के सिवा कहीं और निवेश करना नामुमकिन है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज का लिमिट जो है ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, तो बाहर पैसा नहीं भेज सकते हैं। तो इंडिया के अंदर वो जितना कर सकें वही कर सकेंगे। और रिटेल फ्लोस अभी भी स्ट्रांग है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ, और एलआईसी के पास तो ढेर सारा पैसा पड़ा है। तो मेरा मानना है कि डोमेस्टिक बाइंग रिगार्डलेस ऑफ द ऑयल प्राइस चलती रहेगी। तो एफआई का दबाव चलता रहेगा और डोमेस्टिक का बाइंग चलती रहेगी, मगर मार्केट इसीलिए एक रेंज में ही कुछ दिनों के लिए घूमेगा। जितना भी आप वैल्यूएशन की बात करें, सब चीज़ की बात करें, अल्टीमेटली उतना एफआईएस की वापसी के लिए बहुत सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है। हमारी वैल्यूएशंस को करेक्ट होना है, फिर हमारी एआई के बारे में हमारी रेडीनेस को दिखाना है एफआईएस को कि हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं उसके बारे में, जो कि वो अभी तक कन्विंस नहीं है। और तीसरी बात है कि इंडिया के आउटलुक। तो मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रांग बाउंस बैक इन द मार्केट, राइट। अब पोलराइजेशन की बात कही, मैं कोई पोलराइजेशन नहीं देख रहा हूं, बिकॉज इंडिया के बारे में सोचे तो सबके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है सिवाय हमारे जो लेफ्ट में है वेस्टर्न साइड में उसके सिवा हमारे पास कोई दुश्मन नहीं है। देख लीजिए आप कि हम ईरान से बातचीत करते हैं, हम इसराइल से भी बातचीत करते हैं, हम यूएस से भी बातचीत करते हैं, रशिया से भी बातचीत करते हैं, चाइना से थोड़ी देर के लिए गालवान के कारण नहीं कर रहे थे भाई, अभी वहाँ पे रास्ता खुलते हुए दिख रहा है, इंक्रीजिंग ट्रैवल हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है। तो एंड इवन देखिए मालदीव्स और बांग्लादेश, दो देश ने एंटी इंडिया स्टांस बहुत स्ट्रांगली अपनाया था, उनके साथ भी हमारा वार्तालाप ठीक है। तो इंडिया में कहूँगा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, हम सचमुच एक न्यूट्रल, जो पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते थे, हम अभी टोटली अलाइंड मूवमेंट है, यानी सबके साथ हम बातचीत करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए मैं मानता हूं कि कोई ये वर्ल्ड का जो पोलराइजेशन है वो हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड बात है, आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, द सेम ट्रंप जिसने 100% से ज्यादा टैरिफ चाइना के ऊपर लगाए थे, अब उधर जाके बातचीत कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भीख मांग रहा है, मगर जरूर जाके उधर आके उन्होंने पूछा चाइनीज से, बताया कि भैया मेरा अग्री प्रोडक्ट सोया कॉर्न जरा खरीदो, मुझे रायर अर्थ मटेरियल थोड़ा दे दो। तो ऐसा नहीं है कि पोलराइजेशन के कारण कोई बात से नहीं करता है। उन्होंने पुतिन से भी अलास्का में मिला था ट्रंप। तो मेरा मानना है कि पोलराइजेशन की बात छोड़िए, ये वॉर एक्चुअली इट इज अ एनर्जी प्रोड्यूसर्स वर्सेस एनर्जी इंपोर्टर्स का पोलराइजेशन, राइट। वो इकोनॉमिक पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स में है अमेरिका है, वेनेजुएला है, और ऑफ कोर्स एंटायर गल्फ कंट्रीज है, रशिया है, ये सब एक तरफ क्योंकि उनको लाभ हो रहा है एक तरफ। मगर अमेरिका में डिमांड का इशू हो गया, बिकॉज कंजम्पशन में उनका जो इन्फ्लेशन की बढ़त है वो उन्हें बहुत तंग ला रही है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका दोनों है, एक एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल भी है, मगर इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ कि ये वॉर कंटिन्यू हो जाए, राइट। तो तीसरी बात मैं कहूँगा कि एक चीज़ की, मुझे नहीं लगता कि ये वॉर बहुत देर तक चलेगी। मानते हैं कि हर रोज की ट्वीट्स जैसी आती है, ईरान की ओर से कुछ आती है, इधर आती है, लगता नहीं है कि ये कोई ख़त्म होने वाला है। मगर सोच लीजिए आप, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब है, लोग बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, और ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड से थ्रू ये वॉर अभी लड़ाई जा रही है, वो अल्टीमेटली इस वॉर को सॉल्यूशन में लाएगी। बिकॉज जब तक सोल्जर्स आते हैं, हमने बोला कि हमने 2 प्लेन उड़ा दिया, एक बॉडी बैग आ गया अमेरिका को, तो वो दबाव कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और ईरान के लिए भी वो एक मजहब का झगड़ा होता है, मगर इकोनॉमिक झगड़ा का मजहब आती है उसमें, रोटी खाना तो चाहिए। तो ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड से जो अमेरिका ईरान के साथ एक उसकी इकोनॉमी को कंप्लीटली प्रेशर में डाल रही है, उसके कारण मैं मानता हूं कि ईरान कुछ न कुछ मान के वॉर को एंड करने की कोशिश करेगा, और अमेरिका को भी वो ज़रूरी है, बिकॉज डोमेस्टिकली सिचुएशन उनका, डेमोक्रेट्स ऑलरेडी अपोज कर रहे हैं वॉर को, तो वो वापस उधर के कांग्रेस प्लस सेनेट में जाके वॉर के लिए परमिशन नहीं ले सकते। और सेकेंड चीज़ है कि इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन, इन्फ्लेशन, गैस प्राइसेस बहुत बढ़ गई है,
नया फेड की चेयर टेकिंग चार्ज है, मगर वो रेट कट करने के लिए इन्फ्लेशन उसको सपोर्ट देनी चाहिए, नहीं हो रही है। तो अमेरिका के लिए भी ये वॉर को, स्पेशली हॉर्मुज स्ट्रेट वाली जो इश्यूज है, उसको जल्दी से बंद करके थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा $100, 105 से 85 तक आ गए तो इन्फ्लेशन में राहत मिल जाएगी। तो वो भी सॉल्यूशन के लिए तैयार होंगे, मगर क्या है कि दोनों को विन विन एक्सट्रैक्ट करना है इस डील से। वो दिखावा में भी हो सकता है, मगर चाहिए। तो अमेरिका के लिए वो हो गया है यूरेनियम का एनरिचमेंट और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ बॉम्बिंग। शायद अमेरिका इज ओके विथ वो एनर्जी के लिए पीसफुल न्यूक्लियर करें तो ठीक है, बट विथ चेक्स एंड बैलेंसेस। ईरान के लिए भी वो, उनके लिए क्या है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर का कैपेबिलिटी पूरा दे दिया तो फिर दे विल फील एक्सपोज कि कभी भी कोई देश हमें अटैक कर सकता है। ये एक डिटरेंट है, न्यूक्लियर डिटरेंट है। तो एक सॉल्यूशन ढूंढने में ही वक्त लग रहा है उसमें, और आप हैरान हो जाएंगे कि सडनली एक दिन ये सॉल्व हो जाएगा, मगर वो दिन कब आएगा ये मत पूछिए। राइट। मैं क्यों ये बता रहा हूं कि जो जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन के कारण जो भी दबाव है वो हट जाएगी, मगर तेल का मामला कुछ दिनों के लिए रहेगा हमारे साथ, उतनी आसानी से नहीं जाएगी वो। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भाषण थी उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए कि डेफिनेटली देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत मुसीबत में है। ग्रोथ की उतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है मुझे। ग्रोथ 1% भी कम हो जाए, 6.5 से 5.5 भी हो जाए, ठीक है, फिर भी हम अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड होंगे। वो बात नहीं है कि ये ग्रोथ के बेसिस के ऊपर बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सारी सिचुएशंस बेंड हुए हैं। अगर 6.5 से 5.5 ग्रोथ आ गया तो जिन्होंने भी FIS ने 6.5 का ग्रोथ 8 जाते हुए निवेश किया 3 साल पहले, 4 साल पहले, उनको लगेगी क्या अभी हमें इंडिया एलोकेशन रिविजिट करना है, क्योंकि ग्रोथ अल्टीमेटली PE ग्रोथ के ऊपर वो निवेश कर रहे हैं। राइट। तो डेफिनेटली ग्रोथ में इंपैक्ट होगा, मगर इतना नहीं कि जितना ये ऑयल प्राइस से अभी 3 रुपये बढ़ाया, फिर और उसके और एक दिन 1 रुपया बढ़ाया, ऑलरेडी देश की जनता अप इन आर्म्स है। तो ये गवर्नमेंट कैसे मैनेज करने वाली है बाकी का जो इंक्रीज है। अब लोग कह रहे हैं कि अरे पहले जब गिरा था आपको पास ऑन नहीं किया, अभी ऑब्जर्व करो। ये कहना आसान है और सही भी लगेगा बहुत लोगों को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर वो उस दिन स्वाहा हो गया ना। इस साल में वो हुआ था, उस दिन का हो गया। IOC और BPCL ने डिविडेंड दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उसको अपना फिस्कल डिफिसिट को मैनेज करके खर्चा करना है, कर दिया। पैसा कहीं पड़ा नहीं है, खजाना में नहीं है कि दे के उसको यूज करें। तो इस साल के लिए डेफिनेटली फिस्कल सिचुएशन में मुसीबत है, बिकॉज इसके ऊपर ज्यादा पेट्रोल प्राइस की हाइक बेस्ड ऑन द रिएक्शन जो आया है, पहले 3 रुपए का हाइक है, मैं ज्यादा वो कर नहीं पाएंगे। 1 आध रुपये हो गया बस, उसके बाद कितना डिफरेंस है। 65 से $70 का था हमारा एवरेजिंग परचेसिंग कॉस्ट, 100 से 105 माने $40। $40 ओवर अ बेस ऑफ 70 भी रखे तो कितना है, 60% इंक्रीज है। तो डेफिनेटली हम IOC और इनको कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली IOC भी गवर्नमेंट ही है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मेजॉरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। और अगर वो प्रॉफिट बनाते हैं तो डिविडेंड देते हैं गवर्नमेंट को, प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो डिविडेंड कम कराएंगे तो गवर्नमेंट की फिस्कली इफेक्ट होगी। तो अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब बहुत टफ डिसीजंस सामने हैं इन टर्म्स ऑफ के कहाँ इस साल को क्या फिस्कल डेफिसिट को 4.4 का प्रॉमिस किया, उसको 4.5 तक लेके जाएंगे। तो रेटिंग एजेंसीज की क्या रिस्पॉन्स होगी, उसको भी उन्हें फैक्टर करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो क्या अमीर लोगों के ऊपर और भी एक टैक्स, पेट्रोल सेस लगा देंगे, तो रॉब द रिच टू पे द पुअर कहते हैं, वैसे की तरह उनसे उठा लो और फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करो। तो वो एक चीज है। तीसरी बात यह है कि अपनी जो क्या कहते हैं उसको, कैपेक्स के निवेश को कट करके फिस्कल डेफिसिट को करने की एक और वो रास्ता है। तो वो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में चला जाएगा, तो उससे GDP ग्रोथ और भी घटेगी। राइट। तो इट्स नॉट एन इजी आंसर। अंग्रेजी में कहते हैं चूज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, दोनों हार्ड है। तो टफ डिसीजन मेकिंग का टाइम है। मैंने सोचा कल की जो कैबिनेट की बैठक थी उससे कुछ आएगा, कुछ खबर कुछ आई नहीं है, मगर जरूर
चिंतक की विषय बहुत अभी सामने गंभीर है, और मोदी जी का भाषण उस गंभीरता को कन्वे करने का था। मगर अगर उसके बाद वो 3 रुपए नहीं बनाते और खाली गंभीरता से चुप रहते तो ठीक होता। मेरे ख्याल में करना था तो 10-15 रुपए करना था, तो कितना विष है पी लो। खराब है, देश को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मोर्चा होंगे, रोड में होंगे, सब ठीक है, मगर ना इधर का ना उधर का ना, खाली 3 रुपए करके ना फिजिकल सिचुएशन को आपने एड्रेस किया है, और ना कि जनता आपको कंफर्ट दे रही है कि खाली 3 रुपया, इंडिया को 50 रुपए का इफेक्ट आ रहा है, हम खाली 3 रुपया झेल रहे हैं, देश के लिए हमने कर दिया, ऐसा फीलिंग भी नहीं है। तो सिचुएशन इतना आसान नहीं है। तो टाइटनिंग द बेल्ट्स, ऑलरेडी आपने देखा कि बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सब ने वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो डेफिनेटली हमें पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन को कम करना होगा, वो एक चीज़ है, और सबकी इसमें सपोर्ट चाहिए। जैसे करेंगे एज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये नियम के थ्रू होगा तो और भी बैकलैश होगी ना। तो सिचुएशन आसान नहीं है इसमें। आप सोच रहे कि क्या इतना बैरिश बोल रहे हैं, कब नेगेटिव बोल रहे हैं सुनील सर, मगर पॉजिटिव क्या है कि अभी तक क्योंकि खाली 3 रुपए बढ़ाया है और उसके पहले बढ़ाया नहीं था, तो बाकी देश के माफिक तो हमारे आम जनता को हमने इस वॉर का पूरा इम्पैक्ट आने नहीं दिया है, और खास करके इन्वेस्टर सेगमेंट को भी ये महसूस नहीं हो रहा है। तो हर महीने एसआईपी बुक टिक के रहा है, आपका फ्लोस भी ठीक है म्यूचुअल फंड में, रिटेल पार्टिसिपेशन इन द मार्केट थ्रू डायरेक्ट इक्विटीज, F&O भी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देश की जनता को अभी कोई एक पैनिक सिचुएशन नहीं है एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। सिमिलरली कंजम्पशन की ओर भी देखे तो रूरल कंजम्पशन में भी रिवाइवल दिख रहा है, ऑटो के सेल्स अच्छे आए हैं, वो भी अच्छे दिख रहा है। तो कोई जनरल इकोनॉमी में एक नेगेटिव फीलिंग अभी तक नहीं आई है, वो पॉजिटिव है। और कैश भी है DIS के पास, जैसे मैंने LIC का जिक्र किया, और म्यूचुअल फंड्स के पास। तो मार्केट को एक बाइंग सपोर्ट, ज्यादा करेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा है, मगर ग्रोथ आना है तो FIS की वापसी जरूरी है। सर आपने सर काफी सारे कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं। एक कंसर्न उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, जिसको शायद बहुत पहले एड्रेस करने की जरूरत है, वो है गिरता रुपया। ऑलमोस्ट हमने 97 तक का लेवल देख लिया। इससे होता क्या है ना, दोहरी मार पड़ती है। कच्चा तेल महंगा है, हमें इंपोर्ट करना है, लेकिन अगर रुपया कमजोर हुआ तो डॉलर के सामने हमें भुगतान भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से सर ये जो इकोनॉमी के ऊपर मार है, या फिर जो शेयर बाजार के हिसाब से देखा जाए, आपने कहा कि सरकार ने इसका असर आने नहीं दिया है, तो क्या हम मान के चले कि अगर सरकार असर नहीं आने दे रही है तो ये बाजार में, इकोनॉमी में डिस्काउंटेड है? नहीं, आपके सवाल मैंने समझा नहीं। आप कह रहे हैं कि क्या इकोनॉमी में क्या डिस्काउंटेड है? शेयर बाजार में सर, अगर बाजार के ऊपर सरकार इसका असर नहीं आने दे रही है, तो अगर सरकार असर नहीं आने देगी तो क्या मान के चलें कि बाजार इस चीज से निकल जाएगा फिर बिना नेगेटिव रिएक्शन दिए? नहीं, देखिए, आप इस कंप्लीटली सरकार के हाथ में नहीं है ना। सरकार पहले चीज है, उनको मार्केट के बारे में सोचते नहीं है। सरकार को मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, वो मार्केट को एक स्टेक होल्डर ही नहीं समझते, ठीक है। उनके लिए वोटिंग पब्लिक ही स्टेक होल्डर है, ठीक है। बाकी सब कुछ छोड़िए। अभी अगले साल है यूपी इलेक्शन और पंजाब में इलेक्शन ना, तो वोट, उधर का वोट ही इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम सर रुपए को रोकथाम के लिए, रुपए की कमजोरी को अरेस्ट करने के लिए, उसके लिए तो कुछ कदम आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज रुपए भी कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि RBI का जो है $700 बिलियन 11 महीने का इंपोर्ट को कवर कर रहा है आज, बट वो उसमें से ज्यादा $100 बिलियन से ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है रुपये को डिफेंड करने में। सेकेंड बात जो है, अगर तेल बढ़ गया है जिसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं, अगर गोल्ड भी बढ़ रहा है जिसका 100% ऑलमोस्ट हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर आपको फिस्कल डेफिसिट में स्लिपेज होने वाला है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, ये जब स्थिति है जो होने वाली है, राइट, थोड़ा फिस्कल में आएगा, थोड़ा इसमें आएगा, तो उस चीज के कारण रुपये को वीकन होना ही है।
आप कोई भी उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है। देखिए, जब रुपी 92 से 94 95 की ओर गया तो आरबीआई ने एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारे बैंक के ऊपर ये वो चीज करके उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया, राइट? क्योंकि वो स्पेकुलेटिव कारण के कारण रुपी और भी वीकन हो रहा था। ओके, बट उसके बाद देखिए अभी आसानी से पहुंच गया 96, आसानी से पहुंच गया, बिकॉज आरबीआई कोई लेवल को टारगेट नहीं करती है। आरबीआई एक एक जो कहते हैं ना स्पेकुलेटिव एक्शन जिसके कारण रुपए गिर रहा है उसको प्रिवेंट करेगी। सेकंड, अधिक वॉलेटिलिटी से प्रिवेंट करेगी, क्योंकि उनका है स्टेबल करेंसी बट नॉट स्ट्रांग करेंसी। देखिए, स्ट्रांग और वीक है रिलेटिव। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो हमारी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी, तो हमारी भी करेंसी के ऊपर दबाव आएगा। तो इश्यू क्या है कि रुपए का लेवल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज उतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो अगर सर सरकार कोई फैसला नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी सर, तो क्या आरबीआई से कोई मूव आ सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारी जो फिस्कल पोजीशनिंग है वो वीक होगी, रुपया कमजोर हो ही रहा है, महंगाई बढ़ेगी, तो क्या मान के चले फिर आरबीआई अगर या फिर सरकार रुपए को टारगेट नहीं करेगी तो क्या फिर यहां से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं? क्योंकि जैसी बातचीत होने लगी, क्योंकि रेट कट का सिलसिला तो मान के चलने खत्म ही हो गया, तो क्या यहां से हम तैयारी कर लें, बकल अप कर लें रेट हाइक्स के लिए? हाँ, रेट हाइक का प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ गया है। अभी पहले 0 to 5% था, मैं कहूंगा अभी 20 to 30% है, क्योंकि करेंसी का मैनेज करने के लिए रेट हाइक एक टूल है, राइट? अगर क्योंकि रेट हाइक नहीं किया और यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो वो डिफरेंस बढ़ता है, तो नेचुरली रुपये पे दबाव आता है, राइट? तो रेट हाइक एक टूल है जिससे वो करेंसी का अधिक डिप्रिसिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर उससे ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव असर आएगा और उसके कारण इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ असर नहीं आएगा, बिकॉज ये इन्फ्लेशन की बढ़त दो चीज के कारण है। एक है इंटरनेशनल तेल प्राइस की बढ़त, जिसमें हमारा रेट हाइक या कट कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा। दूसरा है गोल्ड की प्राइसेस, जो भी इंटरनेशनली फिक्स होती है, और करेंसी का डिप्रिसिएशन उसमें आके उसको ये इफेक्ट है। और तीसरा है मॉनसून, जो भी के कंट्रोल में नहीं है। तो फूड इन्फ्लेशन का कंट्रोल एल नीनो के हाथ में है। जो हवा आती है, एल नीनो क्या करती है, तो ये रेट हाइक से अगर डिमांड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही होती तो आरबीआई का रेट हाइक से आप कह सकते हैं कि डिमांड को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड के कारण नहीं है, डिमांड अच्छा है, डिसेंट है, मगर डिमांड के कारण नहीं है। क्या अभी आरबीआई के पास बहुत बहुत मुश्किल सवाल है सामने। देखिए, कल मैंने देखा कि आरबीआई ने डिफेंड किया, क्योंकि वो तेजी से जा रहा था 97 की ओर, तो उन्होंने कल उसको डिफेंड किया। आज भी देख रहा हूं, जो मैं लास्ट देखा बिफोर द इंटरव्यू, रुपी थोड़ी स्ट्रेंथन होगी, आई थिंक 95-90 के करीब थी बिफोर द इंटरव्यू, राइट? तो आरबीआई शॉर्ट टर्म में, क्योंकि उनका रीडिंग होता है कि ये स्पेकुलेटर्स आ रहे हैं, तो तब जाके कंट्रोल करती है। मगर नेचुरल इंपोर्टर का डिमांड है फॉर बाइंग ऑयल, आईओसी ऑयल खरीद रही है टू रिफाइन, उसके कारण डिमांड है और रुपी वीकन हो रही है, तो उसका आरबीआई कुछ नहीं करेगी, ये समझिए। Because that is actual demand for genuine demand for product in India. समझ रहे हैं आप? स्पेकुलेटिवली कोई इसको रुपी को करके शॉर्ट कर रहा है, ऐसी बातें करेंगे तो आरबीआई उसको डिफेंड करेगी अपना इंटरवेंशन से। तो मेरा मानना है कि अगर नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी के अंदर ये वॉर खत्म नहीं होती है, अगर तेल के दाम 105 के लेवल में मानता हूं, एक एवरेज लेवल मान लीजिए, उससे 115 की ओर जाते हुए दिख रही है, उसके कारण एक जेन्युइन इंपोर्टर का ऑयल क्रूड रिलेटेड इंपोर्ट्स की डिमांड आकर रुपए को और भी कमजोर करने की अगर एक उनकी आउटलुक है, तो वो रेट हाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये हाथ में रखते हुए कि गोल्ड ग्रोथ के ऊपर थोड़ा दबाव आएगा। मगर और एक चीज जो उनकी रेट हाइक को सपोर्ट कर रही है कि इकोनॉमी में ऑलरेडी रेट हाइक तो हो रही है ना, 10 ईयर जीसेक तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, और बैंक्स की भी देखिए क्रेडिट ग्रोथ 16-17% बढ़ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ 10-12% बढ़ रही है, तो वो 3-4-5% का जो डिफरेंस है वो अल्टीमेटली रेट्स में रिफ्लेक्ट होगी ना। तो एक्चुअल लेंडिंग रेट इन द इकोनॉमी बढ़ रही है, आरबीआई रेट हाइक करे ना करे, समझ रहे हैं आप जी? तो आरबीआई को रियलिटी को शायद रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि अरे भाई इन्फ्लेशन है, तो मुझे रेट हाइक नहीं करूंगा तो मेरा नेगेटिव रिटर्न होगा शॉर्ट टर्म में ना। अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन आपको ज्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म रेट जो आरबीआई के कंट्रोल में है, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट,
तो नेगेटिव इन्फ्लेशन होगी ना, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होगी ना, वो नहीं हो सकता है ना। नहीं तो फिर फॉरेन फ्लोज इनटू डेट वो और भी घट जाएंगे ना। पॉजिटिव रियल रेट होगी तो एक एफआईआई डेट की ओर एटलीस्ट ध्यान दे सकता है। हाँ। तो बहुत एक डिफिकल्ट पॉलिसी है इस बार। और आरबीआई अभी तक गवर्नमेंट के बहुत फिस्कली एक्शन के सपोर्ट में रही है। तो उस हिसाब से आप देखें तो मेरा मानना है कि इस बार बहुत बहुत चर्चा होगी पॉलिसी के बैठक में, और मार्केट के लिए वो एक बहुत क्लियर डायरेक्शन होगा। बिकॉज रेट हाइक होगी तो बिल्कुल मार्केट को पसंद नहीं होगा, तो वो एक रेट सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर दबाव आ सकता है। बिल्कुल। सर, अगला एक हफ्ता, एक महीना, एक साल बाजार के लिए अगर हम देखें तो कैसा रह सकता है? क्योंकि नीचे में सर 21,000 की बातचीत भी हो रही है, कुछ रिपोर्ट्स 21,000 की बात भी कर रहे हैं, और ऊपर में 29,000 से 32,000 तक के टारगेट भी आ रहे हैं निफ्टी के। आप किस खेमे में है सर? देखिए, मेरा मानना है कि एक हफ्ते में मार्केट इसी रेंज में जाएंगी, प्लस और माइनस मैक्स 2%। ठीक है, एक हफ्ते में। एक महीने में मैं कहूँगा कि उसको 1% और अब वाइडन कर सकते हैं। वॉर एंड हो गया तो मार्केट कैन गो अप 3% में भी, और वॉर वर्सन होगी तो डाउन 3%। तो बिटवीन 2% फॉर अ वीक, अब प्लस माइनस 3% फॉर अ वीक 1 मंथ में। बट एक साल की, अगर तीसरे जो डेट दिया था, एक साल की दिया था आपने, उसमें मैं देख रहा हूँ कि मार्केट का एक हाई सिंगल डिजिट, मार्केट माने मैं यहाँ लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ आ सकती है एक साल के अंदर। यहां से एक साल, ये साल को आप लेकर दिसंबर 2024 की बात मत कीजिए, मार्च तक। आज से एक साल की बात कर रहा हूं। अरे एक्चुअली आइडियली मुझे कहना है कि वॉर के एंड से एक साल में, मगर वॉर के एंड तो फिर वो कब होगा पता नहीं। तो सर, अगर मैं पॉइंट पे आऊं, अगर तो मिड कैप स्मॉल कैप पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए या फिर उन पे अलर्ट होने की जरूरत है? क्योंकि मार्च में जो गिरावट आई उसके बाद अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार रहा है। तो क्या स्टेबिलिटी यानी कि दिग्गजों की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर छोटे मजोलों की तरफ ही रहें जहां पर ग्रोथ काफी तेज आती है? देखिए, ये आपकी रिस्क एपिटाइट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपने सही कहा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है और वहाँ पर ग्रोथ है, मगर ग्रोथ कम्स विथ वॉलेटिलिटी। ठीक है, क्योंकि अर्निंग सीजन की बात मैं देख रहा था कि एक्चुअली मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स बेहतर आई है कंपेयर टू लार्ज कैप। ओके, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई है, और पार्टली उसका आंसर ये भी है कि जो मार्च की नंबर्स में तेल का इम्पैक्ट उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, बिकॉज फरवरी तक दो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स उन्होंने स्टॉक किया था, उसको मार्च में इस्तेमाल किया। तो ये Q4 का अर्निंग्स को लेकर कहना कि वॉर का ज्यादा इंपैक्ट नहीं था, वो गलत है। तो Q1 में ही आपको दिखेगा कैसा है ओवरऑल मार्केट में ये क्रूड रिलेटेड स्पाइक का इंपैक्ट, राइट। तो बट अब की जो अर्निंग्स दिख रहे हैं Q4 के, उसमें क्लियरली मिड स्मॉल माइक्रो कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप्स को। उसके बारे में मेरे डाउट ही नहीं है, बिकॉज मैं देख रहा था कि लार्ज कैप का प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 10% है, मिड कैप का 30% है, स्मॉल कैप का 36% है, और माइक्रो कैप का 42% है। तो इसके कारण क्या हुआ है, इस बेसिस पे आज मार्केट ने फॉरवर्ड पीई को घटा दिया। समझ रहे हैं आप? वो फॉरवर्ड पीई पे देखे तो आज लार्ज कैप भी देखिए डिस्काउंट पे है 10 साल के कंपैरिजन में, मिड कैप फ्लैट है 10 साल की कंपैरिजन में, और स्मॉल कैप और ये अभी भी महंगे हैं, मगर वो ग्रोथ को अगर हम फैक्टर करके पीजी देखेंगे तो लगता है ठीक। मगर क्वालिफिकेशन क्या है कि मैं इन नंबर्स को लेकर कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं करूंगा। मुझे Q1 की नंबर्स से ही मुझे इस साल का अर्निंग्स को फोरकास्ट करना चाहिए। अब जो ये Q4 के अर्निंग्स के बेसिस पर और कंपनियों की थोड़ी गाइडेंस लेकर मार्केट ने एक प्रोजेक्ट किया है ईपीएस का ना, वो मुझे थोड़ा एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, क्योंकि असली इंपैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा। बिकॉज इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2 महीने का वॉर का इंपैक्ट दिख रहा है, प्लस आपको जो मार्च में जो खरीदा उन्होंने रॉ मटेरियल, वो सब अभी इस्तेमाल होंगे ना। Q1 रिजल्ट्स देखने के बाद हम जज कर सकते हैं कि वेदर क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स में बहुत दबाव आया है, और
जुलाई 10th के बाद ही रिजल्ट्स आएंगी, तो तब आपको पता लगेगा कि वॉर अभी भी चालू है कि नहीं, क्योंकि आज से अभी ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है ना नेक्स्ट सीजन में। तो 2 महीने में कुछ भयंकर चेंजेस हो सकते हैं ना, वॉर खत्म हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये भी स्थिति आ सकती है। सुन लीजिए मुझे कि Q1 के अर्निंग्स बहुत खराब है जी, ठीक है, मगर वॉर का एंड हो गया तो मार्केट उस Q1 के अर्निंग्स को इग्नोर करके आगे की सोच के लेकर मार्केट को और बढ़ा सकती है। तो फिर सर मैं अगर इस सिचुएशन के लिए क्या फिर कैश, मैं आंसर को कंप्लीट कर दूंगा। मैं सर मैं इसी सवाल पे, मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि अगर Q1 की अर्निंग्स खराब आनी है, हर किसी को पता है, जैसा एंटिसिपेशन है, लेकिन वॉर खत्म होने की भी पूरी उम्मीद है, ऐसे में हर किसी के भी पास कैश की कितनी मात्रा होनी चाहिए सर, ताकि तैयार रहे कि अगर मान लो जंग खत्म हो गई तो फट से खरीदारी शुरू कर दे? मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 25 to 30% आप कैश तैयार रखिए, बिकॉज मार्केट को डायरेक्शन आज मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको वॉर के एंड से क्लियरली दिखेगा, तब आपको स्ट्रांगली आपको डिप्लॉय करना होगा। मैं इसलिए अब मैं थोड़ा रकम 1% पर डे अपना कैश को डालने की सलाह दे रहा था कुछ दिनों से, वही मैं जारी रख रहा हूँ, बिकॉज बल्क आपका कैश जो है आपको Q1 के बाद ही डिप्लॉय करना है, बिकॉज ये Q1 की रिजल्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी मुझे पता है कि Q1 की रिजल्ट अच्छी नहीं आएगी, मगर डिप्लॉय आपको करना है नॉट Q1 के बाद, बट जब वॉर एंड होती है तब, समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात है, मैं अभी तक खाली अर्निंग्स की बात किया, मेरा कहना यह भी है कि लिक्विडिटी जो फंड मैनेजर के हाथ में है वो ज्यादातर मिड और स्मॉल कैप का पैसा है। मैंने इस महीने का भी डेटा देखा और पूरे साल का लास्ट ईयर का भी डेटा देखा, तो करीबन 35% प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में पैसा आ रहे हैं टोटल फ्लोज के अंदर। कितना? 35%। उसके अलावा और 12% लार्ज एंड मिड कैप करके एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में, उसमें आ रहे हैं जहां पे मिनिमम 35% आपको मिड कैप में लगाना ही है। तो उसमें देखे तो उसका मैं मान रहा हूं 12% से 35%, 1/3, तो और 4% जुड़ दीजिए तो 35 + 4 39, 40% प्लस फ्लेक्सी कैप जो लार्जेस्ट कैटेगरी है वहां पर, सॉरी मल्टी कैप में भी 10% पैसा आ रहा है। उधर भी आपको 50% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में लगाना है, तो उधर से और भी एक 5% निकालिए तो 45%। और फ्लेक्सी कैप के अंदर जो 25% ऑफ फ्लोज फ्लेक्सी कैप में आ रहे हैं, उसमें 20% भी आप समझिए कि मिड एंड स्मॉल कैप के ऊपर पैसा लगा दिया, तो 20 of 25 इज 5%। तो टोटल मैं गिनती करूंगा तो आधा पैसा मिनिमम मार्केट में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिल रहा है वो मिड और स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा है। तो ऑटोमेटिकली आपको फंड मैनेजर्स की खरीदारी उधर भी ज्यादा जाएगी। तो मेरा मानना है कि आपको आपके रिस्क कैपिटल के बेसिस पर मैं कहूंगा कि लार्ज कैप को आप एक रीजनेबल मॉडरेट रिस्क वाले हो, क्योंकि कंजर्वेटिव है तो आपको इक्विटी मार्केट में नहीं रहना चाहिए, मॉडरेट रिस्क हो, फिर भी मैं कहूंगा कि डोंट पुट मोर देन 50% इन लार्ज कैप। ओके। और अगर आपके रिस्क एपिटाइट है तो मैं कहूंगा कि 60-65% आप मिड एंड स्मॉल में लाके 25 to 35% लार्ज कैप में रखिए, बिकॉज लार्ज कैप में 2 चीज होगी ना, एक है उसकी स्टेबिलिटी होगी, तो आपके लिए मन की शांति भी नहीं मनोवैज्ञानिक दबाव कम होगा, नंबर 1। बट नंबर 2 बात क्या है मैं बताता हूं आपको कि FIs की वापसी वॉर के बाद ही हो सकती है। जब तक वॉर रहे FIs की बहुत तेजी से वापसी का बिल्कुल चांस नहीं है। ओके, अब FI वॉर खत्म हो गया और FI आ गए तो आप सोचेंगे अरे लार्ज कैप तो दौड़ेगा, मगर रियलिटी वो नहीं है, क्योंकि आज फंड मैनेजर्स ने FI बेचा है उतना लार्ज कैप उन्होंने खरीद के रखा है, स्टॉकअप किया है, राइट, क्योंकि उनको अच्छे स्टॉक सस्ते में मिल रहे थे। जैसे ही वॉर की खत्मी दिख रही है तो वो लार्ज कैप्स को जब FIs खरीदेंगे तो ये अपना लार्ज कैप को उनको ठोक देंगे और उसको डाइवर्ट करेंगे मिड एंड स्मॉल कैप में। तो मेरा मानना है कि वॉर के दी एंड आने से तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप, बिकॉज फोकस पूरी डोमेस्टिक पे ऊपर आएगी। ऑफ कोर्स ऑयल इंपैक्टेड सेक्टर्स अदर्स वो तब बात करते हैं, बिकॉज कितना इंपैक्ट हुआ है ऑयल तो उतना बाउंस बैक भी हो सकता है अगर ऑयल, पर ऑयल का भी मैंने क्या कहा आपको कि 85 से नीचे मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट। तो इसीलिए मेरा मानना है कि
डोमेस्टिक लिक्विडिटी को देखते हुए, डोमेस्टिक अर्निंग्स ग्रोथ को देखते हुए और वॉर के लिए एंड कभी ना होगा देखते हुए मेरा ख्याल है कि आपको मिनिमम 50 टू 60 70 75% मिड एंड स्मॉल कैप एंड बिलो उसी लेवल में डालनी चाहिए, बिकॉज स्मेल द मनी, पैसा को चेज कीजिए, पैसा कहाँ जा रहा है उसके पीछे आप रखिए ना, दैट इज द सेफ्टी फॉर यू। ये फ्लोस के कॉम्पोजिशन से आप चुन सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप, बिकॉज फंड मैनेजर वही खरीदने वाले हैं। बिल्कुल बस बिल्कुल। लिक्विडिटी को आप ट्रैक कीजिए, दैट्स ऑल। चलिए सर, मेरे पास सवाल तो और भी है लेकिन थोड़ी समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपने लास्ट में कही सर, और बहुत जोर दे के कही है, और इसके ऊपर हमारे दर्शकों को और बाजार को फोकस करने की जरूरत भी है। हमेशा की तरह सर, जब भी आपसे मुलाकात होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, ये थे सुनील सुब्रमण्यम साहब जी, जो कह रहे हैं कि फिलहाल कम से कम 50% से लेकर बल्कि 75% तक पैसा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ग्रोथ को ज़्यादा चेज करना चाहिए, क्योंकि किस दिन जंग खत्म हो जाएगी किसी को नहीं पता, और उस दिन जब एफआईज आएंगे आपको मौका नहीं मिलेगा बाजार में पैसा लगाने का। तो अभी मौका है, अभी आप मिड कैप स्मॉल कैप में पूरा पैसा चाहे तो झोंक सकते हैं। चलिए, इस खास